संविदा आउटसोर्स कर्मचारी और कर्मचारियों को तमाम एचआर सिस्टम से लेकर सेफ्टी मांगों को लेकर कई समय से लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। उसी के तहत फिर से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी तकनीकी संघ ने एक आंदोलन चलाया है। ये आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में है। करीब 90 दिनों का प्रोग्राम है, जिसमें कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ एक पूरा विचार मंथन किया जा रहा है। उसके बाद सरकार से अपनी मांगे रखेंगे कि आखिर सरकार संविदा कर्मचारियों को कब उनको नियुक्ति करेगी, नियमितीकरण करेगी, उनके सेफ्टी बेल्ट्स क्या होंगे, तमाम मेजर्स को लेकर जो है वो आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन की भी शुरुआत चल रही है, जगह जगह जाकर सभाएं की जा रही है। मैं उन लोगों से बात करूंगा, क्या हाल में जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर किन किन मांगों को लेकर जो है इस तरह की मूवमेंट जो है वो छिड़े हुए हैं। जी, आज उत्तर संभाग में तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा ये जो जन जागरण सभा की जा रही है, द्वितीय चरण की 5वीं जन जागरण सभा है। हमारे जो साथी है, हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी साथी है, मध्य प्रदेश शासन के समक्ष हमने एक मांग रखी हुई है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 35,000 कर्मचारी है, उन कर्मचारियों के लिए उनको संविलियन किया जाए और उनके लिए एक मानव संसाधन नीति का निर्माण किया जाए। दूसरी बात हम लोगों ने ये रखी है, जो संविदा कर्मचारी है, वर्ष 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी का जनसंकल्प लिखा जा रहा था, उस समय तकनीकी कर्मचारी संघ के द्वारा एक शाहजहानी पार से रैली निकालकर नरेंद्र तोमर जी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण के लिए अपने जनसंकल्प पत्र में शामिल करें। उन्होंने अपने जनसंकल्प पत्र में शामिल किया। उसका पेज क्रमांक 33 और बिंदु क्रमांक 9.6 में ये स्पष्ट लिखा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि 9 साल बीतने के बाद भी आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसको जगाने आपके पास सुन लिया, बहुत सारी मांगे। आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? ये सब मांगे समस्या ये आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है सरकार है उसकी नीयत साफ नहीं है। क्योंकि जब आपने जनसंकल्प 2013 में इस मामले को शामिल किया था, तब क्या इस बात पर विचार नहीं किया था? क्या आपको ये उस समय मालूम था कि हम तो इनको ठगते रहेंगे? जब आप देख रहे हैं कि आपके देश में अलग अलग 4 राज्यों द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया और आपने तो जनसंकल्प में लिया है, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो बिजली विभाग है उसमें पहली चीज है, यह नगर निगम का विभाग नहीं है, ये बिजली विभाग है, जिसमें जोखिमपूर्ण कार्य करना पड़ता है खंभे में चढ़कर, जिससे करंट से लोगों की मृत्यु हो जाती है और 400 लोग मर गए हैं। इसमें यहाँ पर मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जनसंकल्प 2013 क्यों नहीं पूरा करना चाहते, जबकि वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी, समकक्ष कर्मचारी के वेतन के 90% मिल रहा है, वेतन के समान ही है, वो भी 90%। मात्र 10% का डिफरेंस आ रहा है, जिसमें मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्च आना है सरकार के ऊपर। उसके बावजूद भी वह जनसंकल्प पूरा नहीं करना चाहती। या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आईएएस जो बैठे हुए हैं वो सरकार से गिराना चाहते हैं क्या? इसलिए वो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं। मात्र 1 करोड़ रुपए के मामूली खर्च के तहत हमें उनका जनसंकल्प पूरा नहीं होने देना चाहते। ये बड़े गंभीर सवाल है। पिछली बार भी हमने जो प्रोग्राम किया था पेंशनर्स को लेकर, उस समय भी आरोप लगे थे कि अधिकारी जो है वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं। क्या सरकार अधिकारियों से इस तरह से गुमराह हो जाती है? नहीं, सरकार गुमराह तो नहीं होती है, लेकिन ये भी तय है कि सरकार के पास बैठे हुए आईएएस अधिकारी जो हैं वो लीगल एडवाइजर के रूप में वो सारे आईएएस होते हैं और एक दूसरे को अपनी अपनी रिपोर्ट अपने अपने तरीके से देते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह होना पड़ता है। लेकिन प्रश्न वो नहीं उठता। प्रश्न ये उठता है कि ये विद्युत मंडल है, यहाँ जोखिम का काम होता है, यहाँ नाली नर्दे साफ नहीं होते हैं, जोखिम का काम होता है। और यहाँ पर नीति बनाई जाए, नीति के तहत हमारे को कर्मचारी दिए जाएँ और कर्मचारियों की एक पगार बनाई जाए, उसका कैशलेस सुविधा की जाए। यदि वो जोखिम का काम करते हुए गिरता है तो उसका 20 लाख का कैशलेस की जो हम लोगों की मांग है उसको भी विचार करते हुए उसको लाया जाए। और
रिटायरमेंट की समय उन्हें पेंशन के भी दायरे में लाया जाए, ऐसी नीति लाई जाए। तो ये बेहद गंभीर सवाल है, क्योंकि विद्युत विभाग का जो काम है वो बहुत जोखिम भरा है। ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, सरकार भी इस बात को जानती है, तो फिर क्यों नहीं सीरियसली लिया जा रहा है? क्योंकि सरकार की नीति है कि हमें आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के साथ काम करना है। जब हमारा काम 7-8 हज़ार और 20 हज़ार में हो रहा है तो हम 70,000 और 50,000 रुपये क्यों खर्च करें, है ना। अब आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन पहले अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मरे हुए लोगों को आप श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जिंदा है उसका भी तो ख्याल रखिए आप। हॉस्पिटल में जब आदमी जाता है वहाँ खर्चा नहीं दिया जाता, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इलाज तक नहीं होता। तो ये बहुत सारे कर्मचारी है, क्या आप भी संविलियन में हैं, संविदा में हैं? नहीं सर, हम लोग तो मतलब मीटर रीडर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। जी सर। क्या क्या मांगे क्या है आपकी? सर मांगे जो हमारे कर्मचारी संघ की जो है उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि हम लोगों का शोषण हो रहा है। और हम यही चाहते हैं हमारे जो ऊपर बैठे हुए जो भी अधिकारीगण हैं वो हमारी मांगों को पूरी करें। तो ये वो चेहरे हैं जो मायूस है, जो लोगों के घरों को रोशन करते हैं। लिहाजा सरकार को भी समझना चाहिए कि इनके चेहरे भी, इनका भी घर रोशन हो। कितनी सैलरी मिलती है आपको? सर वही 8 से 9 हज़ार के आसपास। मतलब कितने घंटे काम करना पड़ता है? टाइमिंग तो है सर काम करने की वही 8 घंटे, लेकिन कभी कभार 1-8 घंटे कम ज़्यादा हो जाता है जी। अगर इस बीच में अगर कोई छुट्टी हो जाए, कोई सुख दुख का काम आ जाए, उसमें सैलरी काट ली जाती है। सैलरी काट दी जाती है जी। तो सैलरी भी काट दी जाती है और समय भी ज़्यादा ही काम लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये कह सकते हैं कि जो लेबर लॉ है उसका भी उल्लंघन होता है। लेबर लॉ का उल्लंघन तो होते आ रहा है, क्योंकि तानाशाही वाला शासन चल रहा है ना। जो छोटे कर्मचारी हैं, प्रथा चली आ रही है, जो उच्च अधिकारी होता है छोटे को दबाता है, छोटा अधिकारी फिर छोटे को दबाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सबसे ऊपर बैठा है वो डायरेक्ट आके छोटे अधिकारी पे प्रेशर डालता है। लेकिन ये लिंक जो बनाए हैं इनने जेई, इसको तोड़ के सीधे एसी साहब आउटसोर्स कर्मचारी और लाइनमैन से डायरेक्ट बात करते हैं। ये नियम का उल्लंघन है। ये नियम का उल्लंघन है, बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हो रही है। सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आखिर इनकी बात जो है वो क्यों नहीं सुनी जा रही। मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के संविलियन आउटसोर्स कर्मचारी के साथ साथ कुछ रेगुलर एम्प्लॉइज भी उनके साथ आए हैं। सिर्फ मांग ये है कि उनके कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और एक सम्मानजनक सैलरी उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि जान जोखिम पर डालकर वो काम करते हैं, दूसरे के घरों को रोशन करने का काम करते हैं। लिहाजा सरकार को भी उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए। लगभग ये आंदोलन चलाए कितने दिन हो गए हैं? आंदोलन हमारा 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और 31 अक्टूबर को हमारा पहला जो चरण है वो समाप्त हुआ है। दूसरा चरण हमारा 1 तारीख से प्रारंभ हुआ है और आज हमारी ये 5वीं जन जागरण सभा है। हमने सभी जितने भी यहाँ संगठन हैं, दूसरे अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी संगठन हैं, हमने सभी को आमंत्रण किया था कि कर्मचारियों के हित की लड़ाई में आप अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आप भी आउटसोर्स और संविदा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे तकनीकी संगठन में आके आप साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें, लेकिन अभी तक हमें उनका साथ नहीं मिला। तो वो कैसे अधिकारी है जो कर्मचारियों के हित में सोच रहे हैं? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि साथ नहीं दे रहा है तो वो ये चाहते ही नहीं है कि हमारा जो कर्मचारी है, शोषित वर्ग है, वो कभी आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अच्छा, जब फील्ड पे जाते होंगे तो संविदा है या आउटसोर्स है, उनको लगता होगा कि इतनी कम सैलरी में इतना जोखिम वाला काम हम लोग कर रहे हैं। जी हाँ, ऊपर से प्रेशराइज इतना रहता है अधिकारियों का कि जो एक नियमित कर्मचारी उनके साथ रहता है, वो नियमित कर्मचारी की बात ना सुनते हुए वो अपने अधिकारी जो आदेश करते हैं वो उनके इशारे पे काम करते हैं। मेरा इतना कहना है इस मंच के माध्यम से कि प्रशासन शासन में जो ये अधिकारी बैठे हैं कंपनीकरण के, इनको अभी सिस्टम नहीं मालूम। इनको सिस्टम शासन प्रशासन एक आदेश प्रसारित करे और जो अधिकारी आए हैं कंपनी की तरफ से, इनको एक डोज दिया जाए कि कर्मचारियों से कैसे काम लेना है। आदमी मरणोपरांत हो जाता है, अपनी जेब का पैसा खाली कर देता है, उनको शासन की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। मेरा बस इतना ही निवेदन। अच्छा, जब फील्ड पे आप लोग जाते हैं तो व्यवहार में भी अंतर होता है रेगुलर एम्प्लॉय और आपके लोगों का? जी क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जैसे हम संविदा कर्मचारी हैं तो हमें मतलब एक रेगुलर कर्मचारी की अपेक्षा में उस तरीके से हमको नहीं देखा जाता है फील्ड में। तो ये सब समस्याएं आती हैं कि हम संविदा हैं तो सारी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, साथ में जनता भी ये नहीं सोचती तुम प्राइवेट हो, ये हो, ये सारी चीज़ों के ये दुर्भावना हमारे साथ में होता है। अच्छा, अधिकारी भी फिर उसी हिसाब से बिहेव करते होंगे क्योंकि संविदा के कर्मचारी है तो? अधिकारी कोई साथ में नहीं आता हम लोग पे। हम लोग जब वसूली में जाते हैं, लाइन काटने जाते तो फ़ोन लगाते नहीं आते अधिकारी भी। तो उस समय स्थितियों का सामना फिर कैसे करते हैं आप? अब वही है कि अब वो बोल देते हैं कि आज नहीं कल आना, परसों आना, तो भाई मान के चलते हैं। अच्छा, प्रेशर्स भी होता होगा संविदा कर्मचारियों पे ज़्यादा है, आउटसोर्स कर्मचारी पे ज़्यादा है, ऐसा कुछ? प्रेशर तो लगभग काम का सभी को बराबर रहता है। सभी को बराबर है जी, है ना। जब अमला ज़मीन पे जाता है ना, जब काम करने जाते हैं संविदा वाले, तो क्या दिक्कतें आती है सबसे ज़्यादा? जो दिक्कत की बात करें, इस तंत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस तंत्र को चलाएमान रखने वाले हमारे आउटसोर्स और संविदा वाले जो लोग हैं, कि दिक्कतें तो इतनी कि जैसे राजस्व वसूली का कार्य है, राजस्व वसूली का कार्य करना हंसी खेल नहीं है। उसमें अच्छे बुरे दबंग हर प्रकार के आदमी मिलते हैं, जो कि हम लोगों को उस आचरण के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से तो वो हम लोगों से बात नहीं करते। रे तुरे से बात करना, इधर या काट के देख जे के अधिकारियों से हम लोगों की कोई सपोर्ट नहीं मिलना। और आउटसोर्स और संविदा, आउटसोर्स तो इतना प्रताड़ित है कि अगर अधिकारियों से जरा भी आवाज़ उठाई तो कल वो आपका काम घर पे आप बैठ जाइए, उसकी जगह दूसरे को आप बुला लो। इस तरीके से प्रताड़ित हो के कर रहे हैं। हर हफ्ते में उनको मीटिंग लेना कि राजस्व वसूली ये क्यों नहीं हुई, मेंटेनेंस ये क्यों नहीं हुआ। मेंटेनेंस के कार्य करने के उपलक्ष्य में हम लोग संघ बार बार लिख के दे रहा है कि जो हमको हमारे दस्ताना जो प्लास प्रमुख चीज़ें हैं, आज वो स्थितियाँ हैं कि उनमें भी टेप लगा के हम लोग चल रहे, पिंच से हम लोगों को मिल नहीं रही है। कुल मिला के आप भी आउटसोर्स से काम करते हैं? जी सर। क्या सैलरी मिल जाती है सर? हम लोग को 8,372 रुपये हमारे अकाउंट में आती है और 1,300 रुपये फंड कटता है सर। अच्छा। जिसमें हमारा कोई ज़्यादा भत्ता नहीं हो पाता। परिवार बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल सर, हम लोग 5 फैमिली। सर ये है कि अपन तो प्राइवेट काम करते थे, नाइट में हम सिक्योरिटी पर काम करते हैं, इसके बाद भी तब जाके हमारा खर्चा चलता है। तब जाएगा। अच्छा, हाँ। डबल ड्यूटी करना पड़ता है। हाँ जी हाँ, जी हाँ। तकलीफ नहीं होती? सर होती तकलीफ, क्या है, बच्चे लोग को पालना है, अब तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ के अधिकारी को सुनते ही नहीं है। यहाँ के अधिकारी कुछ नहीं सुनते हैं, वो सुनने को राजी नहीं है। उनको समस्या बताओ तो समस्या सुनने को राजी नहीं है। यदि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो सरकारें हमारे माध्यम से देखें कि किस तकलीफ से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। भैया, आप भी आउटसोर्स एम्प्लॉय? हाँ जी। क्या सैलरी मिलती है? सैलरी 9,000। कैसे चल पाता है? बाहरी काम करना पड़ता है, लाइट का कोई भी काम है वो करते ही हैं। अच्छा, वो ना करे तो फिर तो गुजारा करना नहीं, कहाँ चल पाएगा।
बच्चे हम खुद नहीं खा पाएंगे, या तो हम भूखे रहें या तो बच्चों को भूखे रखें। कई बार रेगुलर एम्प्लॉय भी साथ में होते हैं तो उनकी सिंपैथी होती है यार कि इतने कम पैसे में काम कर रहे हो, सारी चीज़ें चर्चाएं होती है, लेकिन अब हम लोग मजबूर हैं। अब इतनी उम्र यहाँ हमने आउटसोर्स में गुजार दी है, अब हम कहाँ जाएं? अब हम बाहरी कोई और काम दूसरा कर भी नहीं पा रहे हैं, और अब ये स्थिति है कि यहाँ कोई अधिकारी से अपनी समस्या भी अपन नहीं बता सकते, नहीं तो बोले तुम अपने घर में बैठ जाओ, हम नहीं चाहिए। कितने साल से कर? हमें तो हो गया 20 साल। 20 साल जी हाँ। आप लोग बहुत सालों से इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, उम्र दराज हो चुके हैं बहुत सारे आउटसोर्स वाले लोग। हाँ, लगभग जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो उम्र दराज तो हो गए हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार जब प्रदेश में और केंद्र में चल रही है तो इन उम्र दराज आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति क्यों नहीं बनाई जाती? एक नीति बना दी जाए और इनको भी विद्युत मंडल में ले लिया जाए, क्योंकि 2025 के बाद विद्युत मंडल को चलायमान रखने के लिए लाइन स्टाफ बचेगा ही नहीं नियमित वाला। अब जब नियमित वाला कर्मचारी बचेगा नहीं तो विद्युत मंडल को तो चलायमान रखना है ना अपन को, तो चलायमान रखना है तो 50 साल की नीति क्यों नहीं बन रही, 100 साल की नीति क्यों नहीं बन रही? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है तो नीति बनना चाहिए और इनका भी उद्धार होना चाहिए। इनको भी एक मापदंड के हिसाब से इनको एक सैलरी मिलना चाहिए, रिटायरमेंट में पैसा मिलना चाहिए, कैशलेस की सुविधा होना चाहिए, रिटायरमेंट में इनको पेंशन मिलना चाहिए जैसे हम लोगों को मिल रही है। तो क्या हाल है? मैं आज हम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के ऑफिस, जहां पर उन विद्युत कर्मचारियों की पीड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सालों से आउटसोर्स के जरिए बेहद ही कम सर्विस में, बेहद ही कम पैसों में जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो काम करने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से बातचीत करूंगा कि आखिर क्यों ये स्थिति बन रही है। लगभग बहुत सारे कर्मचारी जो है वो उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन अभी तक मांगे जो है जस की तस बनी हुई है। वही तो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर इतनी सारी उम्र दराज मतलब 20 साल, ये लंबा समय बीत गया, सरकार क्या चाहती है? ये जो काम है ये एक जोखिमपूर्ण काम है, इसमें ऐसे आउटसोर्स से किसी भी व्यक्ति से काम नहीं कराया जा सकता, तो इसके लिए तो नीति बनाना। और जब आपके साथ 20 साल से जो व्यक्ति आपका काम कर रहा है वो अनुभवी हो गया तो उसको एक नीति के तहत नियमित करके उसके लिए एक संसाधन नीति बनाकर उसके कुछ नियम बनाकर उससे हम उसके अनुभव का लाभ ले सकते हैं। अभी क्या होता है, जो आउटसोर्स कर्मचारी है उसके ऊपर नियमित कर्मचारी से अधिक प्रेशर होता है, ये आप भी जानते हैं। क्यों? नियमित कर्मचारी तो ये बोल देगा कि साहब मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसका क्या करोगे आप? ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी को कोई भी अधिकारी रात को 9 बजे भी फोन लगाएगा, उसको आना पड़ेगा। क्यों? अगर वो नहीं आएगा तो बोलेंगे कल से ड्यूटी नहीं आना। इन सारी समस्याओं को लेकर ही हम चाहते हैं कि शासन इन आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नीति बनाए। ये समस्याएं तो हैं, उनको वेतन कम मिलता है। अब करंट लग गया साहब, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कोई सुविधा नहीं, जबकि शासन द्वारा माननीय मोदी जी द्वारा आयुष्मान योजना लाकर एक सामान्य व्यक्ति को 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है उस इलाज के लिए। तो जो काम कंपनी के लिए अनुभवी व्यक्ति कर रहा है, जोखिम का काम कर रहा है, उसे 5 रुपए की सहायता नहीं दी जा रही। ये कैसा न्याय है हमारे देश में? ये बेहद गंभीर सवाल है और बिल्कुल जेन्युइन सवाल है जिनको सरकारों को सोचना चाहिए, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है वो मांगे मानी जा रही है। डर भी लगता होगा इतने कम पैसे में इतना जोखिम वाला काम करने में। वो तो सवाल ही उठता है, परिवार पालना है, परिवार पालना है, और परिवार पालने के लिए तो हर आदमी जो है जोखिम तो उठाएगा ही। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है हिम्मत जवाब दे जाती है यार इतने कम पैसों में सारा काम? जी होता ही है, वो तो होगा, हर समय होता है। क्या करेंगे, अब उसकी वजह से काम भी करना पड़ता है, लेकिन अब बीवी बच्चे पालना है, घर चलाना है, हाँ तो करना पड़ता है, हर काम को करना ही। अब जी करना ही पड़ेगा। मेहनत करेंगे जब तो कमा पाएंगे, खिला पाएंगे, घर चला पाएंगे, कैसे चलेगा घर किसी का। अच्छा, आपको लगभग कितने साल हो गए हैं? सर हमको कम से कम 20 साल हुए हैं। वैसे 20 साल? कितनी उम्र हो गई है सर? हमारी 47 हो गई है इसमें। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी बात? सर अब आप लोग चाहेंगे तो हो सकता है, हम लोग भी टिके हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं, आपकी आवाज़ दिखा रहे हैं, लेकिन लगता है हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए
करना चाहिए। हाँ, हम हमारे जितने भाई हैं सबको करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। चलकर हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये जो मंच है ये हमारे बड़े भाई लोग का मंच है और जो है इन्होंने बहुत प्रयास किया। आज मेरे को भी जो है 20-22 साल हो रहा है। आज जैसा पहले था वैसे आज भी हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार जो है ये जागे। नहीं जागती है तो पता नहीं भगवान मालिक कब जागेगी, है ना। 2023 का जो है चुनाव फिर देखा जाएगा। अच्छा, 2023 का चुनाव आ रहा है, लिहाजा इसलिए भी एक बार आवाज़ जो है ये बुलंद करने का मुफीद वक्त है। नहीं, ये वक्त तो है ही है, मगर तकनीकी कर्मचारी जो संगठन है ये एक लाइन कर्मचारियों का संगठन है। इस संगठन ने जब से इसकी स्थापना 1982 से हुई है, ये अपने कर्मचारियों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते आया है। आज उसी कड़ी में आज जो 35,000 हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसकी सिविलियन के लिए और उनकी मानव संसाधन नीति के लिए मध्य प्रदेश के 52 जिलों में वो आवाज़ उठा रहा है कि उनके लिए एक नीति बनाई जाए और 52 जिलों में जो जितने भी जो ठेकेदार हैं उन ठेकेदारों की जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदारी प्रथा इस विद्युत मंडल से समाप्त किया जावे। बात सच है। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा चुनाव आता है तो उस समय कर्मचारी संगठन जो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि 23 में और 24 में दोनों ही साल चुनाव हैं। चुनाव को दृष्टि रखते हुए हमको अपनी बात रखना भी चाहिए और बड़ी मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन ये तकनीकी कर्मचारी संघ के माध्यम से ये कार्यक्रम चलता रहता है। जब भी हमारे तकनीकी कर्मचारियों को कहीं प्रताड़ित या शोषण किया जाता है तो हम अपनी बात अधिकारियों तक रखते हैं। आज हम शासन तक 2 ही मुद्दों में अपनी बात रख रहे हैं। पहला मुद्दा जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन नीति का गठन कराना और दूसरा है संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और तीसरा जो मेन है वो है कैशलेस सुविधा 20 लाख रुपए की। चूँकि हमारा जो वर्क है वो 20 लाख रुपए के तहत ही आता है, इसको हम बार बार अनुरोध के माध्यम से आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं, कुछ महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, लिहाजा ये आंदोलन और तेज भी होगा। ये हमारा जो आंदोलन है ये 94 दिन का आंदोलन है। अभी 18 दिसंबर को हम लोग ज्ञापन देंगे भोपाल में। अगर वहाँ हमारी मांगे स्वीकार नहीं की जाएगी तो 6 जनवरी को हमारा 52 जिलों में जेल भरो आंदोलन होगा। वहाँ पे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज कर्मचारी फील्ड में काम तो कर रहा है लेकिन उसके पास सुविधाएं नहीं हो। एक सिड्डी है जो जब से एमपीबी का निर्माण हुआ वो सिड्डी चल रही है और आज भी चल रही है, लेकिन अभी ऑफिसों में सिड्डी उपलब्ध नहीं है। अधिकारी काम दे देता है कि आप जाइए वसूली करके लाइए, लाइन काटिए, तो वो क्या लाइन हवा में काटेगा? बिना कर्मचारी बिना अधिकारी के काटेगा। एक समय था जब टारगेट दिया जाता था, 15 से 20 लोग हुआ करते थे कि वहाँ जाके लाइन काटना है, उस समय लाइन भी कटती थी, बिना डर। ये मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी के वो एम्प्लॉय हैं जो आउटसोर्स हैं या सिविलियन वाले हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि सुविधाओं का भी है, सेफ्टी मेजर्स भी है। तो सरकारों को अब वक्त है कि इस ओर सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के घर, रास्ते, सड़कें रोशन कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ी सी रोशनी घोलनी चाहिए। तो क्या हाल में बस आज इतना ही। कल किसी मुद्दे पर बताएंगे कि शहर का क्या है हाल। नमस्कार।